नमस्कार, मैं अमित मिश्रा हूं और आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिजिटल। हम लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर आप लोगों के सामने में आते हैं जिससे छत्तीसगढ़ का सरोकार होता है। छत्तीसगढ़ की जनता सीधे जानना चाहती है, जुड़ना चाहती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और आज टीएस सिंहदेव का जो बयान सामने आया है उससे एक बार फिर से सियासी जो खेमा है, सियासी जो गर्माहट है, वो एक बार तेज हो गई है कि आखिरकार टीएस सिंहदेव चाहते क्या है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि टीएस सिंहदेव ने बयान क्या दिया है, किस तरीके से उस बयान के बाद में सरगर्मी जो है वो यहाँ पर तेज हो गई है। और सरगर्मी तेज होने के बाद अब एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और वो बार बार इस तरीके का जो बयान है वो आखिर दे क्यों रहे हैं। हालांकि उनके बयान के बाद में एक बयान फिर से ये भी सामने आया है कि क्या जो गृह मंत्री हैं वो भी बयान देते हुए नजर आए कि आखिरकार किस तरीके से टीएस सिंहदेव अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आखिरकार गृह मंत्री क्या कह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर टीएस सिंहदेव, तो कांग्रेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। ये दोनों बयान हम आपको सुनवा रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं और गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू है वो क्या कह रहे हैं। लड़ने को लेके एक फैसला लूंगा। वो फैसला क्या है? जनता जानना चाहती है कि आप चुनाव फिर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। तो जनता क्या समझे इस साथ की? कि इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का वैसा नहीं है जैसा पहले रहता था। इन बयानों से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियां हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, काफ़ी झंझावत झेलने वाली संस्था है, देश की आज़ादी को झेलने वाली ये संस्था है। अनेकों परिस्थितियां आई आज़ादी के बाद भी, वो कांग्रेस की संस्था है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो टीएस सिंहदेव है और उसके बाद गृह मंत्री हैं वो दोनों क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव के लिए महज 6 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में ये बयान, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो मैं चौहान जी आपके पास में आऊंगा। बीजेपी इस बयान को किस तरीके से ले रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उनके कार्यकर्ताओं से और ना पदाधिकारियों से। उनका अंदरूनी क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सही और गलत से जरूर मतलब है। जहां पर जनता का हित हो जाता है उससे मतलब है, जहां अहित हो रहा है किसी भी पार्टी के कोई भी डिसीजन से, उससे मतलब है। अगर सिंहदेव जी एक जनप्रतिनिधि नहीं होते, एक सामान्य कार्यकर्ता होते या पदाधिकारी होते, तो वो कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित रहते। छत्तीसगढ़ की जनता तक उनका जो निर्णय है वो कभी भी मतलब प्रभावित नहीं करता। लेकिन आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। वो पिछले 1.5 सालों से वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है अस्पतालों में जो कि लापरवाही दिखाई देती है पूरे जिले की, तो उसमें फिर से वो उड़ के आते हैं और अगले दिन फिर से दिल्ली चले जाते हैं। ये देखा है हमने, और ये देखा है कि सेकेंड लहर और फर्स्ट लहर में कैसी कोताही बरती गई है। और ये भी, इससे फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को इससे भी फर्क पड़ता है कि जब 1,89,00,000 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और 1,85,00,000 लोगों को सेकंड डोज सिर्फ लगा हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे भी फर्क पड़ता है कि 15 से 18
साल के लोगों बच्चों को 12,34,000 डोज लग चुका है पहला, और 10,51,000 डोज सेकंड लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी को इससे चौहान जी, आपने ये बात सही कही। ठीक है चौहान जी, आपको फर्क बहुत पड़ रहा है, बीजेपी को फर्क बहुत पड़ रहा है कोरोना के समय, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो बिल्कुल फर्क पड़ना भी चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर देवेंद्र जी भी जुड़ गए। देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप माइक अनम्यूट कर लीजिएगा देवेंद्र जी। जी आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर के.एस. चौहान जी ये कह रहे थे कि बीजेपी को इस बात से फर्क पड़ता है कि टीएस आखिरकार जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभाते हुए, चाहे वो कोविड की बात करें या अन्य मौकों पर बात करें, 4 बच्चों का भी उन्होंने मौत का भी जिक्र किया, उस दौरान में वो सामने आते नजर नहीं आते हैं। लेकिन टीएस ये बार बार बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों वो राजनीति का बयान यहाँ पर देते हैं? क्या वो बार बार मीडिया में आने के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं? कंफ्यूज है उनके चाहने वाले लोग भी, आखिरकार वो चाहते क्या है, क्या करेंगे आगे? देखिए, अभी के जो बयान का संदर्भ है उसके संबंध में मैं आपको अपनी एक भावना से अवगत जी। तकनीकी कारण से शायद देवेंद्र जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अजय जी आपके पास में आऊंगा। देवेंद्र जी, ठीक है अजय जी, ये इससे राजनीतिक कितना फायदा, कितना लाभ, कांग्रेस को कितना नुकसान, बीजेपी को कितना नुकसान, टीएस सिंहदेव को कितना नुकसान, ये समीकरण मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए अमित जी, प्रतिस्पर्धा की राजनीति देखें तो टीएस बाबा का लगातार जो स्टेटमेंट रहा तो दर्द न जाने कौन कहा जा सकता। कभी विभीषण कौन, बीजेपी बोली, कांग्रेस की कला के ऊपर भी बात हुई, और टीएस बाबा का भी बोले कि 2 दिन के भी सीएम होते हैं और 15 साल के भी होते हैं, और उनको एक बड़ा पोर्टफोलियो भी खोना पड़ा। देखिए, जब भी हाईकमान मजबूत रहा है दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का, अमित जी, मैं आपको बतलाऊं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के निधन के पश्चात मंडलोई जी को मुख्यमंत्री बनाया गया कम समय के लिए। एक और संदर्भ हम ले सकते हैं, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए और दूसरे दिन गवर्नर बन गए, मोतीलाल वोरा जी आ गए। तो पहले कांग्रेस में, या फिर कहा जा सकता है इवन जनता पार्टी भी थी, तब भी जिस पौधे को मुख्यमंत्री के रूप में लगाया जाता था उसको उतना विकसित नहीं होने दिया जाता था और उस पौधे को उखाड़ दिया जाता। जैसे जनता पार्टी के समय में वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर कैलाश जोशी, फिर सुंदरलाल पटवा, अपने यहाँ फिर अर्जुन सिंह जी की फिर वापसी हुई, उसके बाद फिर बोरा जी, चुनाव आ गया श्यामाचरण शुक्ल जी। तो ये दौर चला राजनीति का। जैसा इसका इम्पैक्ट की बात है, हम अभी बीजेपी में कर्नाटक और गुजरात को अपवाद स्वरूप छोड़ सकते हैं, लेकिन विद्याचरण जी का जो हश्र हुआ संगठन के मामले में, विद्याचरण जी का कोई शानी नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, या अजीत जोगी जी का जो हश्र हुआ। अब सवाल यह है कि टीएस बाबा क्या दूसरे दल में जाते हैं, कि इसी पार्टी में रहते हैं, कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या राज्यसभा में जाना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं? उन्होंने कुछ तो तय कर लिया है। उन्होंने ये बात तो तय उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि बार बार वो अपने बयान बदलते हैं, तो इससे अब लोग जो है वो असमंजस की, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, कांग्रेस पार्टी के भी लोग, अब एक भरोसे की बात आ रही है कि टीएस सिंहदेव बार बार अगर अपना बयान बदलेंगे तो उन पर भरोसा किस तरीके से किया जाए। डेफिनेटली अमित जी, कोई भी हाईकमान, कोई भी संगठन, अगर उनके बीच का कोई अनुभवी व्यक्ति भी, देखिए पहली बात तो यह है कि अंबिकापुर विधानसभा जब बना परिसीमन के बाद, तब पहली बार वो विधायक बने। उसके पहले वो चुनाव हारे भी हैं कोरिया से, और रामचंद्र शिवदेव जी के साथ चुनाव में हारे। तो यहां पर आज के अविभाजित सरगुजा की हम बात कर लें तो प्रेमनगर में तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। रामानुजगंज की हम बात करेंगे तो वहां पर रामविचार नेताम जी बीजेपी में एक सशक्त नेता है, या फिर हम कहें भटगांव का, या प्रतापपुर का, सामरी का, लुंड्रा का, या फिर सीतापुर का। तो बीजेपी यहां मजबूत है, इसमें
और कांग्रेस के लिए तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनका संगठन भी मजबूत। इसमें अगर प्रभाव पड़ता है टीएस बाबा के, अगर कई बार तो प्रायः कहा गया ना, कांग्रेस को ही हराती है, इस तरह की बात आती है तो फिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जन कल्याणकारी अगर कोई योजना है सत्ताधारी पार्टी की, उसे आम जनता किसे लेती, क्योंकि वहां चिराव जनजाति, उराव जनजाति, गौड़ जनजाति। अब यहां पर बृहस्पति सिंह का जो कांड हुआ, जो संदर्भ आया और विधानसभा में जिस तरह की अप्रिय स्थिति देखने को मिला, मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा अमित जी, टीएस बाबा जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उस समय त्याग पत्र दे दिए थे, आपको स्मरण होगा, और उस समय के संसदीय मंत्री थी, इसको हाथों हाथ ले लिए। उसके बाद उस समय जो स्पीकर थे धर्मलाल कौशिक जी, वो मध्यस्थता किए और फिर उस रेजिग्नेशन को वापस लिया गया। तो इमोशन अपनी जगह है, कार्यकर्ताओं से बातचीत अलग जगह है। हो सकता है केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हो, ये इसलिए चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ेगा और हाईकमान हो सकता है इतने सीनियर, क्योंकि इनकी माताजी भी मंत्री रही, इनके पिताजी भी एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आपने बहुत इनकी जो बैकग्राउंड की बात है वो तो सही है कि कांग्रेस में एक उनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, संगठन के प्रति भी उनका बहुत अहम योगदान रहा है। लेकिन अब अंबिकापुर जो उनका क्षेत्र आता है, चाहे वो सरगुजा पूरे संभाग की हम बात कर ले, वहां पर उनका जो लगातार उन्होंने दौरा भी किया, उनकी बातों को लगातार लोगों ने सुना, उनकी बात आज भी लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन वो हर बार जब अपना बयान बदलेंगे तो एक असमंजस की स्थिति आएगी कार्यकर्ताओं के बीच में भी, जनता के बीच में भी, जो उनको चाहते हैं कि आखिरकार टीएस सिंहदेव क्या करेंगे आगे। और जब भी वो इस तरीके से बयान देते हैं तो जरूर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है, लेकिन उनके बयानों का फिर आने वाले दिनों में कोई मकसद, कोई मतलब बहुत ज्यादा दिखता हुआ नजर नहीं आता है। मैं आऊंगा अजय जी आपके पास, हुई जिनेन जी हमारे साथ में मौजूद है। जिनेन, ये जो पूरी दास्तान यहाँ पर दिख रही है, एक आम आदमी, एक राजनीतिक को समझने वाला व्यक्ति अगर इन तमाम बातों को समझे तो इसकी कोई बहुत ज्यादा गहराई या उसकी कोई बहुत ज्यादा बेहतर वजह देखने को मिल रही है क्या आपको? देखिए, निश्चित ही इसके पीछे कोई एक वजह होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सामान्य विधायक अगर ये बात कहता किसी भी दल का, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन टीएस सिंहदेव जी जो एक वरिष्ठ मंत्री है, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, और एक ऐसे वरिष्ठ मंत्री जिन्होंने 2018 चुनाव में मुख्य भूमिका निभाई थी जन घोषणा पत्र बनाने में, जिनके विजन पे जिन्होंने लोगों के बीच जाकर उनकी मांगों को लिया था कि राज्य में इन 5 सालों में कैसा सरकार का कार्यकाल होना चाहिए, क्या क्या वादे निभाने चाहिए। और 5 महीने पहले उन्होंने अपने पंचायती राज विभाग से इस्तीफा दे दिया कि सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही और वो अपने पोस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2 दृष्टिकोण से हम देखें, आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें, तो आम आदमी में ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये संगठन की चीजें, उनको चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनका अपना विवेक हो सकता है, उनका विशेषाधिकार हो सकता है उसमें। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित ही चुनाव के पहले ऐसा बयान देना कि जैसे मेरा पहले मन था, इस बार मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, तो क्या कोई वजह है, क्या कोई परिस्थिति है? और सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में ये बात कहने से पहले क्या टीएस सिंहदेव जी ने संगठन के सामने अपनी कोई बात रखी या अपने आला कमान के सामने ऐसा कोई विषय रखा कि वो क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते इस समय? तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो निश्चित ही एक हलचल शुरू हो चुकी है। और उसके बाद जो गृह मंत्री जी का बयान आया कि फर्क नहीं पड़ता पार्टी को कोई चुनाव लड़े या ना लड़े, ये बयान भी अपने उसे किसी प्रकार से तुल नहीं दिया। वो क्या, तो ये बताता है कि पार्टी में सब कुछ चुनाव के पहले ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा जिनेन की सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर। वो इस बात को क्योंकि जनता भी इस बात को सोचेगी कि एक ही पार्टी के जो 2 मंत्री हैं, 2 अलग अलग बयान देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ये 2 अलग अलग बयान, टीएस सिंहदेव एक तो बार बार अपने बयान को कहीं ना कहीं वो बदल रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि जनता से पूछकर वो ये तय करेंगे कि वो आने वाले भविष्य में क्या करेंगे। फिर आज उनका बयान आता है कि टीएस जो है वो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी इसका मन उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन फिर से उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि वो जनता से पूछकर अभी तय करेंगे। अब उसके बाद गृह मंत्री कहते हैं कि अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और इस तरीके से उन्होंने कई
जो मौके हैं वो देखे हैं, उसको झेला है? अमित जी देखिए, जो आप बता रहे हैं 2 बयान उनके, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात जोड़ा था कि 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में मैं जब गया तो जनता से मैंने पूछा और पूछने के बाद राय किया, लेकिन इस बार मैं मन नहीं बना पा रहा हूँ। उनके कहने के निहितार्थ को समझने वाली बात है कि वो जनता से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इसके पहले वो लगातार जनता से कंसेंट लेकर के ही फिर चुनाव मैदान में गए। लेकिन इस बार जैसी परिस्थिति बनी, 15 साल के लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़ फेंकने में इनकी एक बहुत बड़ा रोल था, किंतु और जिस फेस के साथ, जिस अपेक्षा के साथ इस सरगुजा संभाग की जनता के बीच वो जो चेहरा एक विशेष रूप में आया था, वो कहीं ना कहीं आहत है इस बात को लेकर के निश्चित रूप से कि उस दिशा में तो जो भी बातें हुई होंगी, बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, वो पूरी हुई नहीं हुई, किंतु लगातार उनको एक तरह से नीचा दिखाने का ही प्रयास होता रहा अपने ही घर में। तो नहीं, लेकिन ये बातें जब हुई थी तब तो ये बातें फिर खत्म हो गई, फिर उसके बाद ये तो आराम से जनता के बीच जाते हैं, सभी मंत्री एकजुट नजर आते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की बातें देखने सुनने को मिलती है कि सभी सब कुछ ठीक है। ये सीधे अपने ही बयान को बार बार बदल रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है कि जो उन्होंने भरोसा जनता के बीच में कमाया है, वो जब अपनी ही बात को बार बार बदलेंगे, अपने ही बयान को बार बार दूसरे तरीके से करेंगे, तो इससे जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा होगा? नहीं, जनता इससे उनको भी नुकसान हो सकता है। हाँ, राजनीति है, देखिए राजनीति में तो बहुत सोच समझ वाली बात होती है, किंतु बहुत ही प्रमुख और बहुत ही सीनियर लीडर होने के बावजूद हमारे यहाँ के जो टीएस सिंहदेव है, बहुत साफ गोई बात करने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं वो है ना, वो इस स्थिति में जब रहते हैं तो एक तरफ वो जनता से चुने गए हैं तो जनता के प्रति अपने दायित्वों को भी निर्वहन करना चाहते हैं, फिर जनता के बीच जिस फेस को लेकर के वो गए थे या जो अपेक्षाएं जनता को थी वो पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का मलाल भी है कि वो जनता के बीच अब किस ढंग से जाएंगे, क्या नहीं, तो वो क्या तय नहीं कर पा रहे हैं, या वो बार बार राजनीति में रहने के लिए वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको किस तरीके से ले? हाँ, निसंदेह कार्यकर्ताओं में भी इन बातों को लेकर के जरा असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है और उनके बयान से निराशाजनक कार्यकर्ताओं में भी बातें आएंगी, क्योंकि कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे से भली भांति समझ रहे हैं उनकी स्थिति को। तो इससे फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा। निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो बीजेपी को फायदा होगा ही। तो क्या कांग्रेस के लोग, उनके मंत्री बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं? नहीं, बात देखिए, बात बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक किसी भी स्टेप से किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, इससे सीधा नुकसान तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को नुकसान हो सकता है जरूर, मंत्री जी को खुद टीएस सिंहदेव को नुकसान हो सकता है खुद, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के जो दूसरे नेता है वो तो ये कह ही रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और वाकई में इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है। वो तो भविष्य में क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, उसके आकलन अभी से तो नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि जब सिंहदेव साहब ने ये बात बोला है, टीएस बाबा साहब ने, कि वो चुनाव मैदान में इस बार मन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो मतलब आप भी कंफ्यूज हैं उनकी बातों से। जनता के बीच जाकर के पूछने वाली बातें जरूर कर रहे हैं कि यदि जनता का मन होगा, फिर से कार्यकर्ताओं का मन होगा, तो हो सकता है कि वो मैदान में रहेंगे चुनाव में। ठीक है चौहान जी, आप लोग इसका, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका फायदा आप लोग उठाएंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा इसका देखने को नहीं मिलेगा। भले ही टीएस सिंहदेव के बयान से आप लोगों को फायदा मिल जाए, लेकिन बीजेपी को अपना फायदा कब मिलेगा? बीजेपी जनता के बीच में कैसे आएगी? अमित जी कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ना सिंहदेव जी को है, ना हमारे मिश्रा जी को है, और ना किसी को भी नहीं है कंफ्यूजन। ये एकदम पक्का है इनका, ये लोग आपसी लड़ाई में अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान करें या ना करें, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन जनता का, छत्तीसगढ़ जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, 2018 में हम थोड़ी सी बात करते हैं,
तो 2018 में एक्चुअल में क्या हुआ था, तो 2018 में 4 लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी। नहीं, ये तो संगठन के उनके अंदर की बात है ना। अमित जी, मैं बता रहा हूँ आपको जी, ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि मुख्यमंत्री ये होंगे जी। इस वजह से साहू समाज की वोटों को लेने के लिए उनको साहू समाज के एक प्रतिनिधि को नहीं, लेकिन अभी ये देखा जाए 4 साल, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए, 4 साल बीत चुके हैं। हाँ बोलिए चौहान जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुद्दे से हम भटक जाएंगे ना। 4 साल इस बात को, 4 साल सुनिए तो 4 साल इस बात को हो चुके हैं। पीएल पुनिया जब प्रभारी थे, पीएल पुनिया जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती है, उस दौरान में सब लोगों ने मिलकर ये तय किया था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री बन गया, आप सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन गया। 4 साल उन्होंने सरकार चला ली। 4 साल सरकार चलाने के बाद आज तक खुलकर कोई भी ये नहीं कह नहीं पाया कि उनको पीड़ा क्या है। तो 4 साल तक अगर उसी बात को लेकर अगर जनता के बीच इनडायरेक्टली वे पे जा रहे हैं, वो बार बार अपनी पीड़ा को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो टीएस सिद्धू सीधे तौर पर कहते क्यों नहीं है? आप जिस बात को कह रहे हैं, अगर वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे इसका जी, वही बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा समय दीजिए। तो बीजेपी उनको अपने साथ में शामिल करना चाहती है क्या? मैं पूरा क्लियर कर देता ना अमित जी, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। स्वागत है उनका जो छत्तीसगढ़ की भूमि को प्यार करते हैं, जो छत्तीसगढ़ को प्यार करते हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन हर आदमी का स्वागत है, हर शख्स का स्वागत है। और दूसरी बात ये बोल रहा हूं मैं कि जो 2018 में जो 4 लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था कि सरगुजा साइड से उनकी वोटें मिल जाएंगी, तो शेरदेव जी को आगे कर दिया गया, और मैदानी इलाके से इनको मुख्यमंत्री जी को प्रोजेक्ट कर दिया गया। साहू जी को साहू समाज की वोटर लेने के लिए साहू समाज को साहू का एक प्रोजेक्ट कर लिया, महंत जी को प्रोजेक्ट कर दिया गया। और ये तो पार्टी के अंदर का ये तो बीजेपी नहीं, मैं बीजेपी से जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी टीएस सिद्धू को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? अमित जी मेरे को आप बोलने दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस सुन नहीं रहे। आप कहिए जी, आप कहिए। 2018 में इतनी बहुमत से क्यों आई? क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, गलत प्रोजेक्ट करके। दूसरी बात, अब सच्चाई आ रही है सबकी, क्योंकि एक राज्यसभा की टिकट मांग रहा था एक महंत जी, उनको दिया नहीं गया। साहू जी को ये तो अब आशान्वित हैं कि आप लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप मैं देवेश जी से इसीलिए इस बात को समझना चाह रहा था। चौहान जी, अपन उनसे ही पूछ लेते हैं, अपन उनसे ही एक बार पूछ लेते हैं कि क्या बीजेपी, अमित जी मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों पे लड़ती है, अपने कार्यों पे लड़ती है और जागरूक कर रही है। जो इस लड़ाई के लिए, इस लड़ाई में जो छत्तीसगढ़ का लॉस हो रहा है, नीचे जा रहा है, उसके लिए कर रही है। और दूसरी बात ये, कांग्रेस की ये फितरत है, कांग्रेस को वोट बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसे कपड़े फाड़ के लड़ाई नहीं होती है। हेलीकॉप्टर छीन नहीं लिया जाता है। जब एक स्वास्थ्य मंत्री जाता है वहां पर, जब तो उसका हेलीकॉप्टर छीन नहीं लिया जाता है, वो काम करने गए थे वहां पर तो उसका हेलीकॉप्टर छीन लिया गया। राष्ट्रीय नेता जब आते हैं तो माइक की लड़ाई नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी में। राजीव भवन में बैठ के लोगों ने वो 2 कार्यकर्ताओं की लड़ाई मोहन मरकाम जी उनका पूछ लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अमित जी मेरे को जवाब ले समय लेते दीजिए, मेरे को बोलने का समय। मैं यही कह रहा हूँ कि समय नहीं है। सभी से मुझसे जवाब लेना है। देवेंद्र जी, ये क्यों इस तरीके की परिस्थिति कि बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, कांग्रेस के लोग इस मसले को सुलझा नहीं पा रहे हैं और लगातार बयान के बाद बयान आ जाते हैं। खुद ही बोल चुके हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन भारतीय आप बताइए, ये आपकी बातों का भी फायदा उठा रहे हैं चौहान जी? देखिए, अरे आप जो भी बोल चुके हैं, क्योंकि ये हर कार्यकर्ता में, हर पदाधिकारी। ठीक है, सुन लेते हैं चौहान जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। बोलिए, ठीक है, उनकी बात भी सुन लेते हैं जी। स्पष्ट है धीरेन्द्र जी। हाँ जी। देखिए, चौहान साहब जो बात बोल रहे हैं,
ये तो मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में जब भी आखिर 15 साल बाद बीजेपी की सरकार उतर गई, कुछ तो बातें हुई होंगी, कहीं तो कोई घटनाक्रम हुए होंगे, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना कि कभी भी कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसका नुकसान ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण जो है वो सारी परेशानियां आई हैं, धोखा दिया आप लोगों ने। चार लोगों को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, चौहान जी जवाब ले लेते हैं चौहान जी। देखिए, 4 लोगों को प्रोजेक्ट किया कि 6-8 लोगों को प्रोजेक्ट किया, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, ये तो अपनी कल्पना है, अपनी बातें हैं। लेकिन यदि 4-6 लोगों को भी प्रोजेक्ट हुए होंगे, जो भी प्रोजेक्ट हुए होंगे, अंतिम दौर में कौन कौन थे? फिर 4 लोगों की बात की, यहाँ तो बात ही नहीं आई। अंतिम समय तक तो 2 ही लोगों का मामला रहा। 4 लोग थे और उसके बाद 4 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहे, और फिर 4 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन नहीं, हटाने के लिए कोई मुख्यमंत्री 4 ठो बनते नहीं है, बनता तो कोई एक ही है और एक ही बने ही रहे। लेकिन यदि किसी को स्वाभाविक रूप से कहीं कोई कमिटमेंट, कोई बातचीत यदि रही होगी, तो उसी आशा पर वो लगातार अपनी बातों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे राजनीति में रखा जाता है, उन्होंने वो रखते भी रहे। तो अभी कार्यकर्ता क्या करेंगे कांग्रेस के? देखिए, कार्यकर्ता कांग्रेस के अब ये तो आने वाली स्थिति में क्या वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को मजबूत कर दे? क्या कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं या इसी तरीके से असमंजस की स्थिति में? नहीं, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी को कभी मजबूत नहीं कर सकता, ना कब करना चाहेगा। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों मजबूत करना चाहेगा? तो कांग्रेस के लिए ही काम करेगा ना, तो उससे बीजेपी की मजबूती की बात कहाँ हो गई? लेकिन ये जो बातें उठ रही हैं जी, ये जो बातें उठ रही हैं, अजय चंद्राकर जी से एक बार समझ लेते हैं ये पूरा गणित क्या है। कांग्रेस विश्वास खो चुकी है। अजय जी, चौहान जी एक मिनट उनसे भी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है सबके पास में। अजय जी, ये बयान आता है, बीजेपी उस पर टूट पड़ती है, बीजेपी अपने मौके को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ बयानों से ही चुनाव जीत लिया जाएगा? सिर्फ बयानों से ही कोई चीज हासिल कर ली जाएगी? अब बिल्कुल अमित जी, टीएस बाबा का जब भी स्टेटमेंट आया तो स्वाभाविक है प्रतिपक्ष जो है वो तो उनके स्टेटमेंट के ऊपर अपना क्रिया प्रतिक्रिया या स्टेटमेंट देगी ही, और वो चुटकी भी लेगी और लेती भी रहेगी। और काफी सजगता के साथ यहाँ तक तो कहा गया कि मे भी इनके माध्यम से ऑपरेशन लोटस भी ना हो जाए, या मुद्दा भी चला था जिसमें सरोज पांडे जी का स्टेटमेंट था कि विभीषण, कांग्रेस में विभीषण। तो ये सब बातें हैं। मूल बात ये है कि आप पार्टी लाइन के अनुसार काम किए या फिर पार्टी लाइन के अनुसार काम नहीं किए। आपका हाईकमान संगठन लेवल पर, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, प्रायः उसके ऊपर विश्लेषण होता है। हम पूर्व काल में देखे हैं अजीत जोगी जी के साथ किस तरह से उसको पार्टी से निकाला गया। संगठन के मामले में पुनः रिपीट करना चाहूंगा, विद्याचरण जी शुक्ला के जैसा संगठन करता तो छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनका भी क्या हश्र हुआ। तो दलगत राजनीति में पार्टी का सिंबल किसी, ताराचंद साहू जी दुर्ग की राजनीति में, चौहान साहब और देवेंद्र भाई जी जानते हैं कि बड़े शख्सियत होते थे, लेकिन पार्टी से अलग हुए तो उनका क्या हश्र हुआ। तो इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में यहाँ पर प्रेशर ग्रुप की बात हो सकती है, स्टेटमेंट के माध्यम से आप बना सकते हो कुछ वर्गता, लेकिन कार्यकर्ता अपने दलीय प्रतिबद्धता के साथ रहता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप स्टेटमेंट में एक प्रकार से परिवर्तन रखेंगे और परिवर्तन रखने के बाद संगठन आपको विश्लेषण करती है और ये कहती सोचती है कि ये पार्टी के प्रतिकूल जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक समय था, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, माखन लाल पोतेदार जैसे लोग ऐसा किए, पार्टी से बाहर हुए, तो उनका क्या असर हुआ? बिल्कुल, ये बात तो सही कहा आपने। हमारे साथ में जिनेंद्र जी भी है। जिनेंद्र जी, ये तमाम जो मसले हैं, मसले को सुलझाना तो खैर पार्टी के अंदर का काम है और विपक्ष मौके को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि को लेकर एक सोच रखती है। लग रहा है कि इस सोच में भी अब कहीं ना कहीं टीएस सिद्धू जो है वो विश्वास खोते जाएंगे, अगर वो इस तरीके से बार बार बयानों में बदलाव लेते हुए सामने वो आएंगे तो। देखिए, निश्चित ही टीएस सिद्धू जी का जिन जिन सीटों पर प्रभाव है, या सरगुजा संभाग में जिन जिन सीटों पर या कुछ समर्थित विधायक है जो उनके पाले के माने जाते हैं, निश्चित ही उधर तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन अगर मैं वाइडर एंगल देखूं कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव-गांव जा रहे हैं भेंट मुलाकात के माध्यम से और लोगों से सीधा फीडबैक ले रहे हैं कि राज्य सरकार कैसा काम कर रही है। वही दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जी का ये बयान आया कि पहले जैसा मन नहीं है, मैं जनता के बीच जाऊंगा। तो आखिर वो जनता के बीच क्यों जाना चाहते हैं या क्यों संकोच कर रहे हैं जनता के बीच जाना? और 5 महीने पहले जब उन्होंने पंचायती राज विभाग से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण होना हो, घर का पक्के मकान का निर्माण होना हो, 4 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले हो, ये सब जो लंबित मामले हैं। और इसके साथ एक बड़ा मामला यह भी है कि जो 2.5 साल वाली बात जिसको टीएस सिंहदेव जी हमेशा जिस पे मुहर लगाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी बात हुई थी और आला कमान को इस पर निर्णय लेना था या आला कमान को इस पर अपना पक्ष रखना था, और वो आला कमान के निर्णय का इंतजार अब तक कर रहे हैं। वो एक तरफ जहाँ पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सभी विधायक, कांग्रेस के सभी मंत्री इस बात पे पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि भूपेश बघेल उनके सर्वमान्य नेता है, वो सरकार के मुखिया है, वही टीएस सिंहदेव जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये निर्णय अब भी आला कमान को लेना है कि अगला मुखिया कौन होगा। ऐसे समय में मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी के प्रभाव वाली जो सीट्स है, जहाँ पे उनका प्रभाव है, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वहां पे निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जो कार्यकर्ता टीएस सिंहदेव जी के गुट के माने जाते हैं, निश्चित ही उनका मनोबल कम होगा कि आने वाले समय में टीएस सिंहदेव जी क्या निर्णय, क्या वो चुनावी राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर। ठीक है, अंतिम मैं 30 सेकंड का कमेंट आप दोनों से लूंगा। देवेंद्र जी, आप बस मुझे इतना बताइए कि आखिरकार ये तमाम असमंजस की स्थिति और तमाम परेशानियों के बीच में जो नुकसान होगा, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल तो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का मन वही वो टटोल रहा है, बीजेपी भी इस मामले को लेकर बुलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा कहने को इस मामले को लेकर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, नई प्रभारी यहां पर आ गई है, उनके लिए एक नया बड़ा चैलेंज हो जाएगा ये। जी, नई प्रभारी बहुत मंझी हुई है, जैसा पहले ही दौर के बैठक में उनके व्यवहार से, उनके बातचीत से लगा, तो वो निश्चित रूप से टटोलेंगी, एकदम अभी नहीं आई है, समझेंगी यहाँ की बातों को। और टीएस सिंहदेव जी का जो व्यक्तित्व है, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व उनके व्यक्ति नहीं है कि उनके जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा या उनके किसी भी स्टेप से, तो यदि उनका मनोबल टूट रहा है तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरेगा, उससे नुकसान तो होगा, इसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चौहान जी, इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे नहीं, धर्मेंद्र भाई ने पूरा स्पष्ट किया है कि ये ऐसी शख्सियत है कि जिससे कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा। ये आम जनता, आम कार्यकर्ता और आम पदाधिकारी का ये बयान है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास खो चुकी। कांग्रेस पार्टी ये सब चीजें करके, धोखा दे के अपना विश्वास खो चुकी है, राज्य में भी। और इनकी फितरत बीजेपी ऊपर से आती है। बीजेपी को 15 सीटों में सिमटा दिया है यहाँ पर जनता ने, और कांग्रेस को 72 सीटें, यहाँ पर 70 से ज्यादा सीटें दे दी है यहाँ पर। जी, विराट कोहली ना हर बार सेंचुरी नहीं मारता, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर, उसका प्लेयर खराब है। आज भी बीजेपी इसी उम्मीद में जीतने की कोशिश करेगी, मतलब नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जीतने की जी, जो काम कर रहे हैं उसका जनता पे असर आएगा। जनता जिसको चाहती है बीजेपी, वहीं पर जनता, बीजेपी की विजय होगी। दूसरी बात यह है कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है, पिछले 30 साल से लोगों, जो जितने उनके कार्यकर्ता या पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि जितना छोड़ के गए ना पिछले 3 साल में, उससे ज्यादा छोड़ के गए हैं। ये कांग्रेस की स्थिति है। इस वजह से 400 से आप 50 सीटों पे आ जाते हैं, और इसी वजह से आप 2014 में 9 राज्यों में सरकार रहती है और आज 2 राज्यों में रहती है। इसी वजह से ये सब चीजें हो रही है और कोई वजह नहीं है। और यही फितरत यहाँ पर भी हो रही है। आज आप पीएल पुनिया की नहीं है, पीएल पुनिया क्या ठीक नहीं थे क्या? उनको भी हटा दिया गया। आप ठीक है चौहान जी, क्या है, बाकियों से भी मुझे लास्ट कमेंट, बाकी 2 लोग हैं, उनसे भी मुझे लास्ट कमेंट लेना है। चौहान जी, आपने अपनी बात कही है, मैं इन दोनों से भी लास्ट कमेंट ले लूं। चंद्राकर जी, तमाम समीकरणों में
बीजेपी और कांग्रेस तो अपनी जगह ठीक है, जनता कैसे क्योंकि नेताओं की तो जो बातें होती है उस पर ही विश्वास किया जाता है और उस पर विश्वास करके ही मुहर लगाती है जनता। ये समीकरण जिस तरीके से बयानों का आ रहा है, चाहे बीजेपी के 15 साल और अब वर्तमान में उनकी जो बातें हो, या कांग्रेस की अब 4 साल और वर्तमान में उनकी जो बातें हो, कैसे जनता किस तरीके से जनता भरोसा यहां पर करेगी, आपको लगता है? जी अमित जी, जैसा आपने मेंशन किया कि मुख्यमंत्री जी कोरोना के समाप्ति के बाद या ओमिक्रॉन की समाप्ति के बाद जिस तरह से जनसंपर्क लगातार बना करके रखे हैं, और उनके साथ प्लस ये रहा है कि वो पीसीसी अध्यक्ष थे, जिसके कारण से ब्लॉकों में या फिर जिला स्तर पर उनका जो संबंध है, जिसके कारण वो कम्युनिकेशन है, अब ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही, कितना इम्प्लीमेंट कर रही है, उनकी भी जानकारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय राजनीति में एक बहुत ही बढ़िया संदर्भ है अमित जी, जिससे सीखना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। वो थे बाबूलाल गौर जी। बाबूलाल गौर जी को, उमा जी को किन्हीं कारणों से त्याग पत्र देना पड़ा, तो मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद बीजेपी उसे हटाई और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपे, और बाबूलाल जी खेल भावना से दलीय प्रतिबद्धता के साथ जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, यह होना चाहिए। और अगर आप मंत्रिमंडल में है तो सामूहिक उत्तरदायित्व है, और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ चलना है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने उदाहरण जो दिए हैं वो बहुत सही उदाहरण दिए, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में बीजेपी बहुत सारे लोगों को बाहर कर रही है, बीजेपी बहुत सारे लोगों को पद से हटा रही है, और कांग्रेस भी बहुत सारे लोगों को नए लोगों को यहां पर मौका दे रही है, कुछ लोगों को वो भी पद से हटा रही है, पार्टी से हटा रही है। इस तरीके का सिलसिला दोनों ही पार्टियों में चल रहा है। जिनेंद्र जी, 30 सेकंड का समय है, आप बताइए कि आखिरकार परसेप्शन की यहाँ पर बात होती है, क्या परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, या ये वाकई मन की बात है जो ये लगातार पॉलिटिशियन या यहाँ पर दोनों ही नेताओं ने जो कहा है, चाहे वो गृह मंत्री की बात करें या टीएस सिंहदेव की बात करें? जिनेंद्र, आप म्यूट है। टीएस सिंहदेव जी ने जो बयान दिया, निश्चित ही वो उनकी मन की बात है, और वो अपने मन की बात आज नहीं, लगभग मुझे लगता है 2.5-3 साल से अपने मन की बात अलग अलग मंचों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो लेकिन जनता पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए, गुजरात में तो मुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट को बदल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस चुनकर आ जाती है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में, छत्तीसगढ़ में जो आने वाले 7-8 महीने बाद जो चुनाव है, इसमें जनता जो है, आरक्षण का मुद्दा हो गया, नियमितीकरण का मुद्दा हो गया, शराबबंदी का वादा जो महिलाओं के साथ किया गया था, धान का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे हैं वो प्रमुख रहेंगे। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान का निर्माण हो गया, इन मुद्दों को लेकर जो है वो राजनीति होगी। राजनीति में इस प्रकार की उथल पुथल आम बात है। हाँ, अगर टीएस सिंहदेव जी ये जो बयान दे रहे हैं, ये विकास के मुद्दे पर दे रहे हैं कि सरकार विफल रही, तो निश्चित ही ये बड़ा प्रभाव करेगी आम जनता के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम जनता के हितों की बात को लेकर या आम जनता से सीधे जुड़ी हुई बात को लेकर अगर वो इस तरीके का बयान देते तो शायद सीधा जनता से कनेक्ट कर पाते। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी ये है, और इसका कितना असर बीजेपी, इसका कितना फायदा उठाएगी और कितना असर इसका कांग्रेस को होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप सभी ने अपनी बातें खुलकर रखी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सभी ने चर्चा की। आप सभी का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।